हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपरस्टार चैनल। जी हाँ दोस्त, आज के वीडियो में लोग बात करेंगे 12वीं क्लास के इकोनॉमिक सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ 50 ऑब्जेक्टिव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। अगर इसी तरह के वीडियोज देखना चाहते हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। आप अगर इसी तरह के आप अदर सब्जेक्ट का भी देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। तो दोस्त मैं वीडियो शुरू करता हूँ। वीडियो शुरू में पहला क्वेश्चन इसमें क्या है कि भारत में वित्तीय वर्ष मतलब वित्तीय वर्ष है, तो यहाँ क्या कहना है, इसका मतलब क्या है, वित्तीय वर्ष कब मनाया जाता है, मतलब कितना तारीख से कितना तारीख के बीच मनाया जाता है। तो इसमें क्या है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च दिया हुआ है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर दिया हुआ है, 1 अक्टूबर से 30 सितंबर दिया हुआ है। इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यानी कि एक का जो करेक्ट आंसर होगा तो आपका फर्स्ट यानी एक होगा, ए मतलब एक का एक आंसर है, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, उसका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। क्या है कि राष्ट्रीय आय विषय देश से संबंधित है। यहाँ पहले माइक्रो अर्थशास्त्र से मैक्रो अर्थशास्त्र से दोनों से मतलब दोनों में से एक और दो से या ना क से ना ख से, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दो का जो करेक्ट आंसर होगा आपका दो हो, यानी दो होगा करेक्ट आंसर मैक्रो अर्थशास्त्र से। तो ये जो राष्ट्रीय आय का जो था ना, यही शब्द पहले बोला था, कौन बोला था, माइक्रो अर्थशास्त्र, तो ये इससे संबंध है। ठीक है, तो इसका फिर द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एवं मनी देश द्वारा लिखा गया। तो यहाँ इसका कहने का मतलब क्या है कि किसके द्वारा लिखा गया था, कौन, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एवं मनी देश द्वारा लिखा गया। तो इसका किसके द्वारा लिखा गया, पहला ऑप्शन दिया है कि मार्शल द्वारा, रेगनर द्वारा, या किंग्स द्वारा, या रिकॉर्डर द्वारा। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो आपका क्या होगा, 3 का, यानी करेक्ट आंसर 3 ही होगा, मतलब यहाँ तीसरा इसका करेक्ट आंसर तीसरा होगा। उसका फिर नेक्स्ट चलते क्वेश्चन क्या है कि पर्वत एवं नदियां डेश है, मतलब पर्वत और एवं नदियां डेश है, तो राष्ट्रीय पूंजी है या राष्ट्रीय धन है या वास्तविक पूंजी है या अंतर्राष्ट्रीय पूंजी है। तो ये जो चार का जो इसका करेक्ट आंसर होगा तो आपका क्या होगा, दो, यानी करेक्ट आंसर होगा, ये राष्ट्रीय धन है। क्या है, ये राष्ट्र का धन है। उसका भी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। क्या है कि एक अर्थव्यवस्था जिसका आर्थिक संबंध दूसरे देशों से होता है वह जाना जाता है किससे, मतलब वह किससे जाना जाता है, बंद अर्थव्यवस्था से, खुली अर्थव्यवस्था से, स्वयं अर्थव्यवस्था से, इनमें से कोई नहीं। तो यानी 5 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा तो क्या होगा, 2, यानी कि खुली अर्थव्यवस्था से जाना जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर 2 है। आपको अगर किसी प्रकार भी हमें समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में जरूर करें कि हमको सर समझ में नहीं आ रहे हैं, आप अच्छे तरह से हमें समझाएं, तो मैं आपको समझा दूंगा। आप किसी भी प्रकार का अगर दिक्कत हो आपको समझने में तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या है दोस्त कि अचल संपत्ति के उपभोग को हम कहते हैं डैश कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं, पूंजी निर्माण कहते हैं या हाथ से कहते हैं या विनियोग कहते हैं या ऊपर के सभी। तो यहाँ जो आपका 6 का यानी का करेक्ट आंसर होगा तो क्या होगा, 6 का यानी 2 करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, हाथ से, मतलब इसका करेक्ट आंसर 2 होगा। उसका भी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि मूल्यवर्धन जाना जाता है, क्या है मूल्यवर्धन, वर्धन इसका फॉर्मूला है, मूल्यवर्धन बराबर क्या होता है, खाली जगह को आपको भरना है, क्रय मूल्य प्लस लाभ। दूसरा में क्या है, विक्रय मूल्य माइनस हानि, क्रय मूल्य प्लस मध्यवर्ती वस्तु है, विक्रय मूल्य माइनस मध्यवर्ती वस्तु की लागत। तो आपको इसका जो 7 का यानी कि करेक्ट आंसर होगा तो आपका क्या होगा, 7 का यानी 2 करेक्ट आंसर होगा, तो क्या होगा, 2 नहीं सॉरी 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। किसका, 7 का यानी 4 करेक्ट आंसर है। विक्रय मूल्य माइनस मध्यवर्ती वस्तु की लागत, तो यहाँ आपका ऐसे नहीं चौथा करेक्ट आंसर है। उसका भी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। क्या है कि राष्ट्रीय आय की गणना देश द्वारा होती है, आय विधि द्वारा होती है, उत्पाद विधि द्वारा होता है, निवेश विधि द्वारा होता है या ऊपर के सभी। तो इसका जो 8 का जो आपका कैसे, मतलब राष्ट्रीय आय की गणना कैसे होता है, आय विधि द्वारा होता है या उत्पाद विधि द्वारा होता है, निवेश विधि द्वारा होता है या ऊपर के सभी, इन तीनों में यानी कि सभी। तो इसका यानी कि करेक्ट आंसर जो आपका 8 का जो यानी करेक्ट आंसर होगा तो आपका क्या होगा, चौथा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऊपर के सभी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, चौथा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं तो क्या है कि विश्व की महान मंदी घटित हुई थी, क्या कब हुआ था, विश्व की महान मंदी घटित हुई थी, मतलब कब घटी थी, तो 1920 में या 1925 में या 1930 में या 1935 में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका 9 का जो करेक्ट आंसर होगा यानी तीसरा करेक्ट आंसर, यानी 1930 में, 1930। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। किन्स ने कहा था कि अर्थव्यवस्था में देश की स्थिति होती है पूर्ण रोजगार की स्थिति है, अनिच्छक बेरोजगारी मतलब यहाँ होता है, उसके बाद अपूर्ण रोजगार होता है या सीमांत बेरोजगारी होता है। ठीक है, तो इसका 10 का यानी करेक्ट आंसर होगा आपका क्या होगा, 10 का करेक्ट आंसर 3 यानी करेक्ट आंसर है, अपूर्ण रोजगार होगा, यानी कि 3 करेक्ट आंसर इसका है। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्त के गुणक बराबर है डेश, मतलब डेश खाली जगह को भरना है, आय में परिवर्तन, निवेश में परिवर्तन, या आय में परिवर्तन या निवेश में परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो कहने का मतलब है कि चाहे गुणांक बराबर होता है, किसके बराबर होता है, तो यहाँ इसका 11वां का जो करेक्ट आंसर है आपका तो 1, यानी आय में परिवर्तन, निवेश में परिवर्तन, इसका यही होगा, यानी 1 होगा करेक्ट आंसर।
11 का। उसका भी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्त, क्या है कि 12वां क्वेश्चन क्या है आपका कि राजकोषीय नीति को हम डेज भी कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, और दूसरा नाम से भी जाना जाता है, तो क्या मौद्रिक नीति कहते हैं, दूसरा में क्या बजट नीति कहते हैं, तीसरा में क्या दिया हुआ है आर्थिक नीति कहते हैं, चौथा में ये मतलब इसमें से कोई नहीं, तो ये कुछ नहीं। तो ये जो होगा 12वां का जो होगा, तो क्या आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी 2 करेक्ट आंसर होगा, तो ये बजट नीति होता है। ठीक है, बजट नीति होता है। उसको फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्त, क्या है कि मौद्रिक नीति के संदर्भ में मांग में वृद्धि एवं कमी देश के द्वारा हो सकता है, किसके द्वारा होता है, मौद्रिक नीति के संदर्भ में मांग में वृद्धि एवं कमी देश के द्वारा हो सकता है। तो इसका 13 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा, तो डायरेक्ट क्या होगा 3 यानी करेक्ट आंसर होगा। तो ये हो जाए 1 और 2, कौन कौन, बैंकर दर नीति एवं साख नियंत्रण नीति। तो इसका जो 3 का 3 करेक्ट आंसर, 13 का 3 करेक्ट आंसर है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं तो क्या है कि केंद्रीय बैंक की संख्या किसी देश में डेश होती है, यानी 2 होता है, 1 होता है, 3 होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसका 4 का जो आपका आंसर करेक्ट आंसर होगा 14 का यानी 2 करेक्ट आंसर होगा। तो क्या होगा 1 होता है। ठीक है, 1 ही होता है। ठीक, तो केंद्रीय बैंक की संख्या किसी देश में 1 ही होता है, 1 होता है। ये जो आपका हम पहले ही टिक मार दे फिर मार देते हैं, यानी 1 होगा। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं तो क्या है, केंद्रीय बैंक ऋण देता है सार्वजनिक लोग को, निजी कंपनियों को, व्यवसायिक बैंक को, ये सभी। तो यह कहने का मतलब क्या है, केंद्रीय बैंक जो होता है वो किसको ऋण प्रदान करता है, तो वहाँ जो होता है सार्वजनिक लोग, समझते हैं, जो सरकारी होता है, तो सार्वजनिक लोग को देता है या निजी कंपनी को देता है या व्यवसायिक बैंक को देता है, ये सभी। तो इसका जो केंद्र का जो इसका करेक्ट आंसर का आपका क्या हुआ 3 यानी करेक्ट आंसर। तो व्यवसायिक बैंक को सबसे ज़्यादा मतलब वो क्या देता है, ऋण देता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर 3 यानी करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्त, कि साख नियंत्रण देश द्वारा होता है, सरकार के द्वारा होता है, केंद्रीय बैंक के द्वारा, व्यवसायिक बैंक के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो 16 का यानी कि जो करेक्ट आंसर होगा आपका क्या होगा कि 2 यानी 16 का करेक्ट आंसर है, क्या होगा केंद्रीय बैंक द्वारा। ठीक है, उसका भी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्त, क्या है कि इनमें से कौन सरकार की कर आय की स्रोत है, तो उत्पाद कर, संपत्ति कर या मनोरंजन कर, ये सभी। तो इसका जो है आपका मनोरंजन कर, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका 17 का यानी करेक्ट आंसर होगा। तो आपका क्या होगा 17 का आपका 14 यानी 4 करेक्ट आंसर होगा, सॉरी ये सभी। तो उत्पाद कर, संपत्ति कर, मनोरंजन कर, तो ये सभी है, चौथा इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्त, क्या है कि भुगतान संतुलन घाटा ठीक किया जा सकता है देश के द्वारा, किसके द्वारा किया जा सकता है ठीक, आय संतुलन घाटा के द्वारा या निर्यात प्रोत्साहन द्वारा या उत्पादन वृद्धि द्वारा, ये सभी। तो इसका जो 18 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा, तो क्या होगा चौथा नहीं, ये सभी, ये भी इसका चौथा करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्त, क्या है क्या अबीद हुसैन कमेटी की स्थापना देश में हुई थी, कब हुआ था, अबीद हुसैन कमेटी की स्थापना कब हुई थी, 19 का जो यानी कि आपका करेक्ट आंसर होगा, तो चौथा यानी कि करेक्ट आंसर होगा। तो ये कब हुआ था, यानी 1984 में हुआ था। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं तो क्या है कि देश छोटा और रूपांतरण आयात निर्यात का है। ठीक है, तो इसका 20 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा, तो क्या होगा 3 यानी करेक्ट आंसर होगा। तो ये एग्जिम होगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर 3 है, करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, उसका फिर नेक्स्ट चलते हैं तो क्वेश्चन क्या है, 21 का निम्न में से किस प्रकार के जमा के ब्याज अधिक मिलता है, बचत खाता में, चालू खाता में, अस्थाई जमा में या उपयुक्त तीनों में से। तो ये इसका कहने का मतलब है निम्न में से किस प्रकार के खाता में ब्याज अधिक मिलता है, मतलब सबसे ज़्यादा अधिक ब्याज किस खाता में मिलता है, बचत खाता में मिलता है या चालू खाता में, अस्थाई जमा में या उपयुक्त में। ये हो गया चालू, क्या हो गया करंट हो गया आपका, ये बचत हो जाता है सेव खाता। तो आपका सबसे अधिक किस में मिलेंगे, तो आपको 21 का यानी कि करेक्ट आंसर होगा, तो 3 मिलेगा, किसमें का अस्थाई जमा खाता में, जिसमें जमा करेंगे आप रुपये सिर्फ। तो इसका करेक्ट आंसर तीसरा यानी करेक्ट आंसर होगा। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत में पत्र मुद्रा जारी करने का अधिकार किससे प्राप्त है, यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 22 का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा 3 यानी करेक्ट आंसर होगा। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लिया जाता है। 23 यानी कि 3 का करेक्ट है, 22 का 3 करेक्ट आंसर है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 23वां क्वेश्चन, क्या भारत में केंद्रीय बैंक का नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका 23 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा, तो 3 यानी करेक्ट आंसर होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये इसका नाम है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर 3 हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं तो क्या है 24वां क्वेश्चन का, भारत के 14 प्रमुख बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था, कब हुआ था, मतलब 1960 में हुआ था, 1969 में हुआ था, 1980 में, 1985 में। तो इसका आप तो जानते ही हैं, इसका जो 24 का जो ये बच्चे भी जान सकते हैं कि 24 मतलब इसका जो हुआ था भारत का 14 बैंक का जो राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो ये आपका 24 का यानी करेक्ट आंसर यानी 2 हो गया, यानी 1969 में, इसका करेक्ट आंसर 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्त,
कि मुद्रा के आदान प्रदान दृष्टिकोण को किस अर्थशास्त्री ने किया दिया था, मतलब मार्शल ने दिया था या पिगू ने दिया, फिशर ने या रॉबर्टसन ने। तो इसका 25 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा तो क्या होगा, यानी 3 करेक्ट आंसर होगा इसका, क्या फिशर ने दिया था। कौन, फिशर ने। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो क्या है कि स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1951 में हुआ था, 1955 में हुआ था, 1957 में, 1966 में। इसका जो 26 का जो आपको ये तो आप जानते हैं कि पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था, 1935 में हुआ था। और स्टेट बैंक का जो हुआ था मतलब जस्ट तो 26 का जो इसका करेक्ट आंसर होगा तो आपका क्या होगा कि 2 यानी करेक्ट आंसर तो 1955 में होगा। ठीक है, ये एक्चुअली 20 साल बाद मतलब ये हुआ था। ठीक है, स्टेट बैंक का स्थापना हुआ था रिजर्व बैंक के बाद। ठीक है, इसका 1955 में होगा। ठीक है, स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, उसका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को परिवर्तित किया गया किस मतलब बैंक में, इंपीरियल बैंक पहले वो जाना जाता था किसके नाम से जाना था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के। तो अभी जो करंट में जाना जाता है तो कौन सा बैंक के नाम से जाना जाता है, तो ये कहने का मतलब इस क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है। ठीक है, पहला क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय बैंक यानी कि स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। तो आपको पता ही होगा कि 27 का जो है क्या है करेक्ट आंसर, यानी 27 का आपका हो गया तीसरा यानी करेक्ट आंसर। तो स्टेट बैंक, पहले स्टेट बैंक को इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था, अब क्या हो गया स्टेट बैंक। अभी सबसे मशहूर जानते ना कि इंडिया में सबसे मतलब इंडिया का बड़ा बैंक सबसे स्टेट बैंक हो गया है अभी। उसमें भी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। क्या है कि कीन्स का सिद्धांत संबंधित है किससे, प्रभाव मांग से या उपभोक्त प्रवृत्ति से, बचत प्रवृत्ति से, उपयुक्त सभी से। तो इसका जो यानी करेक्ट 28 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका क्या होगा कि 28 का करेक्ट आंसर 4 यानी करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी। ठीक है, उसका नेक्स्ट चलते क्वेश्चन क्या है कि केन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पहला दिया प्रभावी मांग से, पूर्ति मांग से, उत्पादन से, इनमें से कोई नहीं। तो 29 का यानी करेक्ट आंसर होगा आपका क्या होगा कि 1 यानी करेक्ट आंसर होगा प्रभावी मांग से। ठीक है, उसका भी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो क्या है 30 नंबर का है क्वेश्चन कि अगर MPC बराबर 0.5 है तब गुणांक के होगा, क्या होगा 1/2 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 0 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर यानी किसका होगा 30 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका 30 का एक करेक्ट आंसर क्या है 3 यानी करेक्ट आंसर है। तो यहाँ 2 आपका इसका करेक्ट आंसर निकलेंगे। ठीक है, उसका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो क्या है कि कौन सा कारक केन्सियन गुणांक को प्रभावित करता है। तो पहला ऑप्शन में अगर सीमांत बचत प्रवृत्ति से, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से, एक या दोनों मतलब इन दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो 31 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा तो आपका क्या होगा 31 का यानी कि करेक्ट आंसर तीसरा यानी करेक्ट आंसर है क्या 1 और दोनों मतलब 1 और 2। ठीक है, सर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। केन्स की निवेशक गुणांक प्राप्त किया था कौन के, मतलब किसके द्वारा, वो किसके द्वारा किया गया था, आय गुणांक के द्वारा या उपभोग गुणांक या रोजगार गुणांक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका 32 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा तो 3 यानी करेक्ट आंसर होगा रोजगार गुणांक। ठीक है, इसका 3 एकदम करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो क्या कौन सी मंदी भुगतान शेष में सम्मिलित है, मांग तेजी से बढ़ता है या पूर्ति तेजी से बढ़ती है या मांग और पूर्ति बराबर होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका 33 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा तो 2 यानी करेक्ट आंसर, पूर्ति तेजी से बढ़ती है। ठीक है, उसका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है दोस्त। वीडियो लॉन्ग हो रहा है इसलिए शॉर्टकट में हम बता रहा हूँ आपको कि भुगतान संतुलन में कौन सी मंदी शामिल होती है। तो यह दृश्य मंदी, अदृश्य मंदी, पूंजी अंतरण, उपयुक्त सभी। तो इसका 34 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा तो 4 करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी। ठीक है, कभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। क्या है पूंजी खाता का एक मद कौन है, सरकारी अंतरण, निजी अंतरण या प्रत्यक्ष विदेशी निवेशन या उपयुक्त सभी। तो इसका 35 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा तो क्या हो 4 यानी करेक्ट आंसर हो गया उपयुक्त सभी। वीडियो लॉन्ग हो रहा है इसलिए हम जल्दी फास्ट बता रहा हूँ आपको हम। ठीक है, तो 36 का जो इसका 36 का क्वेश्चन क्या है कि चालू खाता का एक मद कौन है। तो इसका जो 36 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा तो क्या होगा यानी 4 उपयुक्त सभी उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो क्या है इसमें कि भुगतान शेष के का घटक है, चालू खाता है, पूंजी खाता है या एक और दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका 37 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा क्या होगा कि 3 यानी करेक्ट आंसर होगा। तो 37 का 1 और 2 दोनों है, मतलब 1 और 2 दोनों है इसका। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या है व्यापार शेष का अर्थ क्या होता है। तो व्यापार शेष का अर्थ होता है आपका 38 का क्या होगा करेक्ट आंसर आपका क्या होगा 2 यानी करेक्ट आंसर, वस्तुओं का आयात और निर्यात। तो इसका 2 हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या इनमें से कौन एक भुगतान शेष का दृश्य मद है। 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है कौन एक भुगतान शेष का दृश्य मद है। तो यह मशीन है, वस्त्र है, सीमेंट है, उपयुक्त सभी। तो इस 39 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का क्या हो जाएगा 4 करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी। ठीक है, उसका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। क्या है 40वां क्वेश्चन क्या है इसमें कि कौन एक भुगतान शेष का अदृश्य मद है, बैंकिंग, जहाज रानी, संचार, उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका 40 का चौथा यानी करेक्ट उपयुक्त सभी। तो दोस्त मैं वीडियो को यहीं तक समाप्त कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया। अगर मेरे वीडियो